टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है हम क्लास 12 फिजिक्स कर रहे थे। अपने लास्ट 3 वीडियो के अंदर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद उसकी इंटेंसिटी, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ लॉ है, जैसे मल्टीपल चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन लॉ है, उससे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरीके से हमारा ये डिस्कशन आज का चलेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक देखा जाए तो हमारे पास अगर कोई भी चार्ज, इवन पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके अराउंड में एक फील्ड होता है। अब ये फील्ड होता है, हमें कैसे पता चलता है? जैसे अगर मान लो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज के आसपास में हम किसी और चार्ज को लेके जाते हैं, मान लो इसे दूर से लेके आ रहे हैं, तो हम जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम इसको पास में लेके आते हैं तो इसके ऊपर डिस्टेंस पर लेके आने के बाद इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करेगा, यानी रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस साइड में। और अगर मान लो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता, तो इसके ऊपर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स लगता, यानी किसी चार्ज के अराउंड में एक ऐसा फील्ड जनरेट होता है पर किसी और चार्ज को लेके जाने पर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो इस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी हर चार्ज अपने अराउंड में एक फील्ड जनरेट करता है जिस पर किसी और चार्ज को लेके जाने पर इस पर फोर्स फील होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन हम कहेंगे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड में एक रीजन होता है, चार्ज पार्टिकल हो या फिर चार्ज ऑब्जेक्ट हो, तो उसके अराउंड में एक रीजन जनरेट होता है जिस पर फोर्स एक्सर्टेड, जिसके कारण वो फोर्स लगाता है, किस पर? उसके अराउंड में जो भी चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर वो फोर्स लगाता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड में एक फील्ड जनरेट होता है जिस पर किसी और चार्ज को लेके जाने पर उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील होता है। वो इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। तो उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली देखा जाए ये एक वेक्टर फील्ड है, एक वेक्टर फील्ड होता है। यानी अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो रिपल्सिव हो सकता है और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किसी चार्ज के अराउंड में, उसकी इंटेंसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास चार्ज है। अब यहाँ पर इस इंटेंसिटी को समझने से पहले आपको दो पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर हम इस थ्योरी को समझने के लिए दो मेजर पॉइंट समझेंगे। पहला, इस चार्ज को हम ले रहे हैं, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं। चार्ज इसलिए क्योंकि इसके अराउंड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, सपोज इट इज अ सोर्स चार्ज। और यहाँ पर हम एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेते हैं। हमेशा होता है, इट इज अ टेस्ट चार्ज।
अब यहाँ पर दो तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। जो टेस्ट चार्ज है इसकी कुछ क्वालिटीज है। पहली बात, ये एक स्मॉल चार्ज है, दिस इज अ स्मॉल चार्ज। दूसरी बात देखी जाए तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है। तो बात करते हैं चार्ज की, तो प्लस क्यू चार्ज के अराउंड में एक फील्ड जनरेट होगा। तो ये टेस्ट चार्ज है। अब इस टेस्ट चार्ज को इससे इस फील्ड में लेके जाएंगे तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अब देखा जाए तो ये जो फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, वो लगता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो बेसिकली होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर भी लग रहा है और इस पर भी लग रहा है, बट हम इसके बारे में गए तो इलेक्ट्रिक फोर्स हम इस टेस्ट चार्ज को ले रहे हैं, कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके थ्रू इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर भी इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। बट हम जब टेस्ट चार्ज ले रहे हैं तो हम टेस्ट चार्ज को ये मेजर करके चलते हैं कि इसके थ्रू किसी और चार्ज पे कोई फोर्स लगता नहीं, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एनी चार्ज, और इसके थ्रू किसी और पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। क्लियर? तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर लेके जाते हैं तो इसके ऊपर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने जाएं तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ द इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एट एनी गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, जिस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उसके पर यूनिट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट चार्ज के थ्रू जितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके जाते हैं तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील होगा वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर बेसिकली हम देखें तो जैसे हमारे पास कोई चार्ज है तो उसके पास में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, उसके पास में दूसरा मैग्नेट लेके जाते हैं तो उसके पास में ले जाने पर वो ज्यादा फोर्स लगाता है, वो ज्यादा अट्रैक्शन या ज्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाता है, लेकिन दूर ले जाने पर उसकी जो भी स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी हम इस टेस्ट चार्ज को अगर पास में लेके जाएंगे तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे हम इसको दूर लेके जाएंगे वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो लेंथ पे डिपेंड करती है। यानी अगर हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है, यानी हम टेस्ट चार्ज की बात करें, अगर टेस्ट चार्ज बहुत ज्यादा दूर है और तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी लो होगी, और अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें अगर ये पास में अगर हमारे पास है तो हम कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है? और इसके लिए अकॉर्डिंग द डेफिनेशन फॉर्मूला अगर कहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके ऊपर हम जिस चार्ज की बात कर रहे हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, यानी पर यूनिट चार्ज पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। सपोज यहाँ पर अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है r, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स K Q अपॉन r स्क्वायर डिवाइड बाय Q, तो Q से Q कैंसिल, तो हम कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू K Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास रहेगी K Q अपॉन r स्क्वायर। अगर हम K को के अंदर वैल्यू पुट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अगर हम बात करें इसकी यूनिट की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर यूनिट की बात करें यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट यहाँ देखी जाए तो बिकॉज यहाँ पर अगर फोर्स है और यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसकी जो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलाम होगी।
वैसे इसकी एक और यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर। ये भी इसकी एक यूनिट होती है। क्लियर? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक बार हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद में इसकी बेसिक बहुत सारी बातें हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। आपको टेस्ट चार्ज के बारे में क्लियर होना चाहिए कि टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता है, बड़ा स्मॉल चार्ज होता है, और ये किसी के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता नहीं है। ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं टेस्ट चार्ज से रिलेटेड। अगर हम बात करें इसके वेक्टर फॉर्म की, तो हमें पता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए जो हमारे पास है, दूसरा हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिपल्सिव होगा। और अगर हम बात करें अगर यहाँ हमारा पास नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती। वेक्टर फॉर्म लिखते हैं उसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ई वेक्टर फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में एक तो हमारे पास होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा हमारे पास उसका, जैसे हम इसको आर वेक्टर के फॉर्म में लिखें और अगर इसका यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को बनाता है, यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आर वेक्टर के ऊपर अगर आर का मैग्नीट्यूड को डिवाइड करें तो हमारे पास यूनिट वेक्टर मिलता है। यानी इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी आर वेक्टर आर क्या इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड। आर मैग्नीट्यूड को हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम और अगर डिटेल में लिखें तो हम कह सकते हैं के क्यू आर स्क्वायर एंड आर क्यू एंड आर वेक्टर। क्लियर? ये होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात अगर देखें, पहली बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कहा जाए तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में कहा जाए तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर फॉर्म है ई वेक्टर, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जैसे हमारे पास दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं। पहला हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो सकता है। सपोज हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे इसको मैं रख करूं, हमारे पास सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी वो हमेशा उससे आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड क्यों होगी, इसके पीछे रीजन सिंपल सा है। हमारे पास सपोज ये चार्ज क्यू है। क्लियर? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम सिंपली इसके आसपास में टेस्ट चार्ज लेके जाएंगे और हमारा टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे हम यहाँ पे टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, सपोज ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा दैट्स मीन इसका जो एरिया है, ये जो चार्ज है इस चार्ज को हमेशा रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कह सकते हैं इज रियली आउटवर्ड और पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास इसकी जगह नेगेटिव चार्ज होता, तो हमारे पास अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम कह सकते हैं अगर हम इसके आसपास में जैसे इस चार्ज को लेके जाते हैं, सिंपल सी बात है ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करता मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ड होती है। ठीक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती रेडियली इनवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। क्लियर, इसको रफ करते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। जैसे हमारे पास अगर बहुत सारे चार्ज हैं, क्लियर, बहुत सारे चार्ज है और उनके थ्रू अगर मान लो उस सिस्टम के अंदर जैसे बहुत सारे चार्ज है, उनका एक सिस्टम है, उसके बीच में अगर हम किसी टैग चार्ज को लेके जाएं, तब उन सभी चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी जब बहुत सारे सुपरपोजिशन कह सकते हैं। तो जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कोर्स में देखा था कि हमारे पास अगर बहुत सारे चार्ज होते हैं तो उन सब का जो टोटल फोर्स होता है वो उनका वेक्टर सम होता है। उसी तरीके से यहाँ पर है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की निकालनी चाहते हैं एट एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्ज, बहुत सारे हमारे पास चार्ज हैं और उसके थ्रू किसी पॉइंट पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सम ऑफ द इंटेंसिटीज, यानी हम पर्टिकुलर चार्ज की एक चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे और सभी चार्ज का क्या निकालेंगे, वेक्टर सम निकालेंगे। वेक्टर सम निकालेंगे प्रोड्यूस बाय द सेपरेटेड, यानी उन सभी सेपरेटेड चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उन सब का वेक्टर सम करेंगे। जैसे हमारे पास सारे चार्ज है, जैसे मान लो Q1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उन सब चार्ज के थ्रू हमारे पास एक पॉइंट है P। पॉइंट पर अब ये पॉइंट है, कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर टेस्ट चार्ज है। ये हम टेस्ट चार्ज के थ्रू यहाँ पर निकालेंगे कि इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। जैसे इस चार्ज के थ्रू इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी E1, इसकी होगी E2, होगी E3, अगर हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करें, जैसे इस चार्ज के बारे में देखा जाए तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, इसी तरीके से इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है R2, इस तरीके से इसका पोजीशन जो वेक्टर है वो है R3, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है R4। अगर हम P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो वेक्टर है वो हम कह सकते हैं R। यहाँ पर हम बात करें अगर पर्टिकुलर E1 की, तो E1 की हम बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम वेक्टर में कह सकते हैं 1 नॉट, यानी 1। क्लियर, इसकी अगर डायरेक्शन देखें तो R02। अगर हम इसकी E3 की बात करें, E3 की हम कह सकते हैं R03, और इसकी हम बात करें तो R04। तो इस तरीके से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें Q1 Q2 Q3 4 चार्ज है, और हम P पॉइंट पर बात करते हैं। P पॉइंट पर इसके थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, यानी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है उसका पर्टिकुलर रिजल्टेंट क्या होगा। जैसे हम बात करें E1 की, तो E1 की डायरेक्शन ये है, E2 की डायरेक्शन की बात करें तो ये है, Q3 की बात करें तो ये है, E4 की बात करें तो E4 की डायरेक्शन ये है। इन सब का रिजल्टेंट हम मान लेते हैं E। तो E के बारे में अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इन सब जो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उन सब का अगर हम वेक्टर सम करें तो पर्टिकुलर P पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं E इज इक्वल्स टू वेक्टर, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, यानी कि हमारे पास n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो हम यहाँ पर n नंबर ऑफ चार्जेस का वेक्टर सम करते हैं। अगर हम बात करें E की तो हम कह सकते हैं, अगर पर्टिकुलर E1 की बात करें तो हमारे पास
फॉर्मूला था E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर वेक्टर की बात करें तो आर कैप। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर क्यू यानी जिस चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करते हैं उसी चार्ज को लिखेंगे। पी पॉइंट पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। वहां पर हम ऐसे इमेजिनरी तौर पे ये मान सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर करेंगे हम E1 के लिए हमारे पास चार्ज है Q, सो हम कह सकते हैं कि Q1 अपॉन R क्वांटिटी नॉट 1, ये R नॉट 1 है, R नॉट 1 स्क्वायर एंड R नॉट 1 कैप। क्लियर। K Q2 सेकंड के लिए हमारे पास होगा R नॉट 2 स्क्वायर R नॉट 2 कैप प्लस K Q3 R नॉट 3 स्क्वायर एंड R नॉट 3 कैप प्लस K Q4 on R नॉट 4 स्क्वायर एंड R नॉट 4 कैप। क्लियर। अगर इन सबका वेक्टर सम करें तो K पॉजिटिव आएगा, इन पर्टिकुलर 1 अपॉन R नॉट 1 स्क्वायर R नॉट 1 कैप। R2 स्क्वायर सॉरी Q1 है, हमारे पास रहेगा Q2 नॉट 2 स्क्वायर R नॉट 2 कैप। 3 नॉट 3 स्क्वायर नॉट 3 कैप। 4 नॉट 4 स्क्वायर R नॉट 4। क्लियर। समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ I 1 to 4 to I upon R naught I and R naught I। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चार्ज है तो उनके थ्रू हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशली हमारे पास अगर दो चार्ज हैं तो इसको रफ कर देते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, हम बहुत सिंपल वे में इसको समझ लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन E1 और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन E2। उन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो हम बात करें इनका रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन को हम कह सकते हैं, उसकी डायरेक्शन होगी E और उसकी जो एंगल उसका जो एंगल है E1 के रेस्पेक्ट में अल्फा है। अब ये E1 और E2 का रिजल्टेंट E कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन अल्फा कैसे निकालते हैं, तो सिंपल से हमने पहले भी फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप पहले वाले वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पर हम बात करें E इज इक्वल टू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करें E की इज इक्वल टू E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। अगर हम बात करें डायरेक्शन की यानी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स E2 sin थीटा अपॉन E1 प्लस E2। तो इस तरीके से हम दो चार्जेस के लिए निकाल सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा तरीके से हमारा क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड इज मैग्नीट्यूड एक तो है प्लस 10⁻⁸ एंड सेकंड इज 10⁻⁻8 आर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर डिस्टेंस। यानी हमारे पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2। एक पर हम मान लेते हैं हमारे पास प्लस 10⁻⁸ कूलम है और दूसरा हम Q2 मान लेते हैं -10⁻⁸ कूलम है, जिनको हमने कितनी डिस्टेंस पे रखा है 0.1 मीटर। यानी ये जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर डिस्टेंस है अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी। अब इसके लिए हमारे पास डायग्राम है जो क्वेश्चन में इस तरीके से दे रखा है कि हमारे पास इस तरीके से हमारे पास पॉइंट ए है, ये मान लेते हैं कि यहाँ से 0.05 मीटर, यहाँ से 0.05 मीटर इस डिस्टेंस पर यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ हमारे पास पॉइंट बी है, ये भी 0.05 डिस्टेंस पर है। पॉइंट है हमारे पास सी, ये हमारे पास सी है। तो हमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए पर निकालते हैं। तो हम पॉइंट ए की बात करें
जिस पॉइंट पे निकालता है उस पे हम टेस्ट चार्ज मान के चलते हैं। तो अगर हम इस Q2 चार्ज के लिए बात करें तो Q2 चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव की ओर जाएगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक फील्ड है E1, तो EA कह सकते हैं EA2। अगर Q2 चार्ज के लिए हम इसे 2 लगाते हैं और A इस A के लिए हम कह सकते हैं E2A कह सकते हैं E2A। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी, इस डायरेक्शन में E1 की डायरेक्शन इस तरीके। पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से अपार्ट जाता है, यानी इस पॉइंट A की ओर आएगा, यानी E1A की बात करें इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो हमारे पास पॉइंट A के लिए यानी सॉल्यूशन में अगर बात करें पॉइंट A के लिए 4 पॉइंट अगर हम बात करें E1 और E2 की, तो दोनों की डायरेक्शन पर डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर वेक्टर सम की अगर बात करें, जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी मानी दोनों E1 जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन, यहाँ पर हम एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट A की बात करते हैं, और पॉइंट A, तो सबसे पहले हम पॉइंट A के लिए हमारे पास इस चार्ज के थ्रू इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और इस चार्ज के थ्रू इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हम एक एक करके निकालेंगे। पहले हम E1A निकालते हैं, E1A निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे E1A की वैल्यू। तो फॉर्मूला होता है K और Q1 अपॉन जो भी हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारे पास फॉर्मूला होता है K के अपॉन R², डिस्टेंस हमारे पास 0.05 मीटर है, तो 0.05 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं 9, K की वैल्यू होती है 10 में 9 × 10⁻⁹ क्लियर, और जो भी यूनिट आएगी उसमें वैल्यू लिख देते हैं न्यूटन पर कूलम। क्लियर, तो हमारे पास Q1 की जो वैल्यू है वो है +10⁻⁸। क्लियर, बात करें डिस्टेंस की तो 0.05 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हो जाएगा E1A इक्वल्स टू -8 and +8, तो +9 and माइनस, सो 9 × 10। क्लियर, 0.05 स्क्वायर अगर करते हैं तो 0.0025 ये वैल्यू आएगी। और इसको अगर हम सही से करें तो 90, इसको हम लिख सकते हैं 25 × 10⁻⁴। सो E1A की वैल्यू आएगी हमारे पास, और -4 है, ऊपर चले जाएंगे तो +4, यूनिट हमारे पास न्यूटन पर कूलम है। ठीक, 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 75 से जाएगा तो हमारा 15 आएगा, 15 से करेंगे तो 6, तो हमारी वैल्यू आ गई 3.6 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये E1A की आई। उसी तरीके से हम E2A निकालते हैं। E2A की वैल्यू हमारे पास आएगी, हमारे पास चार्ज की वही, डिस्टेंस वही, चार्ज की वैल्यू भी वही है, बस है तो चार्ज की सिंबल का, यानी पॉजिटिव नेगेटिव का। हमारे पास हो जाएगा K Q2 अपॉन 0.05 मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास आएगी 3.6 10⁻⁴ कूलम। क्लियर, देखें तो E1 की डायरेक्शन ये है और E2A की डायरेक्शन भी ये है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम साइड में। अगर हम बात करें दोनों के बीच के एंगल की, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अगर हम नॉर्मल केस में भी गए तो हम डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला करें तो हमारे पास EA के लिए जो आएगा वो आएगा √E1A स्क्वायर प्लस E2A स्क्वायर प्लस 2E1A E2A cos थीटा। दोनों के बीच में एंगल हमारे पास थीटा, E1A और E2 दोनों की डायरेक्शन एक ही लाइन में, तो थीटा हमारे पास होगा 0 डिग्री। तो अगर वैल्यू हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो EA हो जाएगा E1A स्क्वायर प्लस E2A स्क्वायर प्लस 2E1A प्लस 2E2A। देखा जाए तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री cos 0 डिग्री वैल्यू होती है 1, सो ये हो जाएगा 2E1 एंड E1 इसको हम खोल के लिखे तो ये देखो हमारा एक फॉर्मूला बना a प्लस बी होल स्क्वायर, से हो जाएगा हमारा E1A
प्लस E2A होल स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो E1A ये इक्वल्स टू हो जाएगा E1 जाएंगे स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे E1A प्लस E2A, यानी हमारे पास E इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 into 10 raised to the power minus 4 न्यूटन पर कूलम प्लस 3.6 into 10 raised to the power न्यूटन पर कूलम, और दोनों की डायरेक्शन राइट साइड में है तो हम कह सकते हैं टुवर्ड्स राइट। हमारे पास वैल्यू हो जाएगी दोनों का सम 7.2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से पॉइंट ए पे जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इस तरीके से आएगा E A, इसकी वैल्यू होगी 7.2 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। अब निकालते हैं हम पॉइंट बी पर, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब हम पॉइंट बी के ऊपर निकालते हैं, यानी 4 पॉइंट अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो जैसे पहले हम इस चार्ज की बात है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से डायरेक्शन हमेशा अपार्ट जाती है, यानी इसकी डायरेक्शन ये है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है हमेशा, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगा, पॉजिटिव से दूर जाएगा। नेगेटिव से हमेशा पास में आता है तो इसकी कह सकते हैं हम ई बी, इसकी डायरेक्शन तो रहेगी ये 2b, जो Q2 चार्ज है इसके थ्रू इस पे अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की इंटेंसिटी देखें तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ जाएगा, सो ई की डायरेक्शन रहेगी ये। दोनों के बीच में एंगल देखा जाए तो 180 डिग्री है। तो हम पहले निकालते हैं ई वन भी निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कि Q1 और डिस्टेंस, तो बी Q1 चार्ज से बी की डिस्टेंस है 0.05 मीटर स्क्वायर। अभी जस्ट हमने निकाला तो वैल्यू आई थी हमारे पास 3.6 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। इसकी साइड देखिए तो लेफ्ट साइड में, यानी along यानी AC कह सकते हैं। अब हम बात करें E2B की, E2B की वैल्यू आएगी कि Q2, अब डिस्टेंस चेंज हो जाएगी हमारे पास, B से दिया जाए तो 0.1 ये और 0.05 ये, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.15 मीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, K की वैल्यू 9 into 10 raised to the power न्यूटन और जो B की वैल्यू न्यूटन पर कूलम। Q2 की वैल्यू हमारे पास है -10 raised to the power -8 कूलम और डिस्टेंस हमारे पास 0.05, तो ये हो जाएगा 0.0225, क्लियर। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो E2B इज इक्वल टू हो जाएगा 9 into 10 on 225 into 10 raised to the power -4 न्यूटन पर कूलम। तो E2B की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 90 into 10 raised to the power 4 upon 225। अपॉन 225 यानी हमारे पास हो जाएगा 2B 225 90 0.4 225 का डबल होता है 450, 450 का डबल होता है 90 900, सो हो जाएगा 0.4 into 10 raised to the power 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये वैल्यू है E2B की। बात करते हैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट में हमारे पास EB हो जाएगा, फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है, E2B स्क्वायर E1B स्क्वायर 2E1B E2B एंड cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो हो जाएगा EB इज इक्वल्स टू E2B प्लस E1B स्क्वायर प्लस
जाएगा -1b into b, इसे हम कह सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, तो e1b माइनस e2b, तो e b हो जाएगा हमारा e2b। तो वैल्यू पुट करते हैं। e1b की वैल्यू है हमारे पास 3.6 10⁴ न्यूटन पर कूलम माइनस 0.4 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो 3.4 में से 0.4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3.2 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमारे पास जो डायरेक्शन रहेगी इन दोनों की इस डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसका हम डायरेक्शन देगी 3.6 इन लेफ्ट साइड, along with लेफ्ट साइड। ठीक है, इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी 4.C। देखा जाए तो हमारे पास पॉइंट सी है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज से बात करें तो अपार्ट होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी EC1, EC1 की डायरेक्शन रहेगी ये। यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो सी पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी E1C होगा और ये हमारा 2C होगा, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन को हम कह सकते हैं EC, ये कह सकते हैं। मैं सी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगती है वो कैलकुलेट करेंगे। तो पहले E1C E2C कैलकुलेट करते हैं। E1C देखा जाए तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ये 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर, ये भी हमारे पास 0.1 मीटर रहेगा। ठीक है, हम पहले E1C निकालें, तो E1C की वैल्यू होगी K1 अपॉन डिस्टेंस हमारे पास है ये 0.1 मीटर, 0.1 मीटर स्क्वायर। K की वैल्यू 9 into 10⁻9, U1 की वैल्यू है 10⁻⁻8, जो भी यूनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो होगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम। तो 0.01 आएगा आंसर यहाँ पर, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे E1C हो जाएगा हमारे पास 90 और 10⁻⁻2, सो हो जाएगा 90 into 10⁻2, यानी हम कह सकते हैं 9 into 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अब हम बात करते हैं E2C। सो इसकी डायरेक्शन में कहें तो हम E1C की डायरेक्शन हमें दिखाई दे रही है, इस पॉइंट को हम कह सकते हैं M और इसको हम कह सकते हैं MC, along with MC। नेक्स्ट हमारा E2C रहेगा, जो रहेगा KQ2 अपॉन 0.1 मीटर स्क्वायर। सो K की वैल्यू 9 into 10⁻9, Q2 की वैल्यू -10⁻⁻8 कूलम एंड 0.01। तो आंसर हमारा आएगा E2C is equals to 9 into 10, ना +9 -1 10 एंड 0.01 न्यूटन पर कूलम यूनिट होती है इसकी। हमारे पास रिजल्टेंट आंसर हो जाएगा 9 into 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। उनकी जो डायरेक्शन रहेगी NC, along with NC। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट EC की। तो यहाँ पर देखिए तो ये डिग्री हमारे 60 डिग्री इक्विलेटरल एंगल का ये एंगल 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये हमारा एंगल हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो हम बात करें E1C और E2C के बीच का एंगल है, वो हमारा एंगल है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर, हमारे पास रिजल्टेंट EC जो आएगा वो आएगा E1C स्क्वायर प्लस E2C स्क्वायर प्लस 2 E1C E2C
cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1/2। तो ये रहेगा हमारे पास EC इज इक्वल्स टू E1C की वैल्यू प्लस E2C स्क्वायर टू E1C E2C एंड cos 120 is 1/2 2 से कैंसिल। बिकॉज E1C एंड E2C का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, हम क्या सकते हैं E1C स्क्वायर E2C स्क्वायर E2C स्क्वायर और E1C स्क्वायर कह सकते हैं E1C स्क्वायर एंड E2C ये दोनों सेम है तो E स्क्वायर बनेगा। हम क्या सकते हैं E1C स्क्वायर E2C की जगह भी E1C स्क्वायर लगा सकते हैं और यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं E1C स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया EC, तो हो जाएगा √3 E1C स्क्वायर। अगर हम EC को मान लें तो √3 E1C, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी EC इज इक्वल्स टू √3 की वैल्यू 1.73 और उसकी वैल्यू 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। हमारे पास हो जाएगा 18 27 28 तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी। अगर हम बात करें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी ये बीचों बीच रहेगी, डायरेक्शन 120 आ गई 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अप से और 60 डिग्री डाउन से तो डायरेक्शन इसकी रहेगी अलोंग विद द एक्स एक्सिस। ठीक, और राइट साइड में सो राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जो मैक्सिमम डायग्राम जो हमें दिखते हैं वो माइकल फैराडे की थे। फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड पहली बात तो ये, अगर हमारे पास जो भी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू समझ सकते हैं। यानी कि हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड होती है। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करें तो हमेशा पॉजिटिव अगर चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या रहेगी, हमेशा आउटवर्ड रहेगी। यानी फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज आउटवर्ड। और अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा रहेगी इनवर्ड रहेगी, देयर इज आउटवर्ड, और यहाँ हम कह सकते हैं इनवर्ड। अगर हमारे पास सिंगल चार्ज अवेलेबल है तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए रहेगी आउटवर्ड और इसके लिए रहेगी इनवर्ड। ये अगर हमारे पास दो चार्ज पास में, अगर उन चार्ज को हम पास में लाते हैं, हो सकता है वो सेम चार्ज हो सकता है वो डिफरेंट चार्ज हो। अगर सेम चार्ज है तो हमें पता है कि क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अगर हम बात करें हमारे पास जैसे सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में आउटवर्ड रहेगी लेकिन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी थोड़ी सी मुड़ जाएगी, इस तरीके से रहेगी, बट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जब सेम चार्ज है तो उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी, वो पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होते तो इनवर्ड होता, बट दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट होती। जैसे हम अगर पॉजिटिव नेगेटिव के केस की बात करें, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ये तो हमारे पास कह सकते हैं कि पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड होती है, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगी। तो इस तरीके से भी डायरेक्शन रहेगी इसकी, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर? पॉजिटिव से हमेशा अपार्ट रहेगी और नेगेटिव से इनवर्ड रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि
जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, यानी स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव, और एंड होती है नेगेटिव। अगर हम बात करें सेपरेट चार्ज की, तो हमारे पास सेपरेट चार्ज में कह सकते हैं और पॉजिटिव चार्ज ये कह सकते हैं हम आउटवर्ड होती है, जैसा कि हमें दिख रहा है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड। क्लियर? तो इस तरीके से होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की अगर हम किसी भी पॉइंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखना चाहें, जैसे हमारे पास यही पॉइंट है, जैसे मान लो ये पॉइंट है, अगर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन देखना चाहते हैं, डायरेक्शन देखना चाहते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट रखेंगे तो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, यानी डायरेक्शन E is directed by the tangent of at a point of electric field line, यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका किसी भी पॉइंट पे इवन की डायरेक्शन है, ई की डायरेक्शन है, हमेशा उसके टेंजेंट के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस करती नहीं है। सपोज जैसे हमारे पास अगर एक लाइन से जा रही है, लाइन से जा रही है, तो ये कभी भी एक क्रॉस नहीं करेगी। रीजन ये है कि अगर क्रॉस करती है तो यहाँ पर इसका अगर टेंजेंट देखा जाए तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर इसका टेंजेंट देखा जाए तो इस डायरेक्शन में होगा। एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती है, इसलिए हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। ठीक, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, अगर उनकी डेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास में है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है, यानी उनकी डेंसिटी के हिसाब से देखें तो अगर दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक होगी। क्लियर? तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।